अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, परसों हमने जो सेनेट में एक एपिसोड देखा, उसके फौरी बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक हम देखते हैं कि चल रहा है और उसके ऊपर डेफिनेटली चलना भी चाहिए, क्योंकि अददी बरतरी होने के बाद इस किस्म की चीज़ होना यकीनन काबिल फ़िक्र है अपोजिशन और उनके तमाम तर इत्तेहाद के लिए। लेकिन उस पर जो बयानबाजी का सिलसिला है उसकी तरफ भी हम एट लेंथ आएंगे। लेकिन फर्स्टली बात करते हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि मुस्लिम लीग नून में नए लीडरशिप की जो है वो तलाश की जा रही है। नाजरीन, आपको याद रहेगा इस पूरी बात के ताने बाने बनते हैं इस बात से कि कुछ रोज पहले तक हुकूमत के मुख्तलिफ जो स्पीकर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये बात की है कि कुछ 3 लोग जो हैं वो कुछ मुलाकातें करते हुए नजर आए हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, और उन्होंने कहा है कि शरीफ फैमिली को छोड़कर क्यों ना जो मुतबादिल लीडरशिप है उसको आजमाया जाए। तो नाजरीन, अभी तक नून लीग की तरफ से आया इस बात को कुछ कहा नहीं गया इसके ऊपर कि क्या ऐसा है या नहीं है, लेकिन हुकूमत के इस दावे में कितना वजन है, एक तो ये सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी बात नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि दरअसल तो नवाज शरीफ साहब का जो वीजा है वो एक्सपायर हो गया है और 2 दफा उनके वीजा बढ़ाने की जो दरख्वास्तें हैं दरअसल वो मुस्तरद की जा चुकी हैं। तो इस वजह से उनकी पार्टी की तरफ से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि गोया वो जैसे वापस आ रहे हों। याद रहे नाजरीन, ये जो वापसी की नवाज शरीफ साहब की बात है वो साल के आगाज से पहले ही PMLN की अपनी तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमात ने उसकी ओनरशिप लेना बंद कर दी। साथ ही नाजरीन, अपोजिशन की बात का भी रुख करना होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी 9 माह की डेडलाइन दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि 9 माह में हुकूमत चली जाएगी। लेकिन ये किस तरह से होगा, ये बात बताने से अभी भी अपोजिशन और ये जो इत्तेहाद है ये कासिर है, क्योंकि तहरीकें कोई चलेंगी या नहीं चलेंगी, जो लॉन्ग मार्चेस वगैरह हैं वो होंगे या नहीं होंगे। इससे पहले भी लॉन्ग मार्च के और एहतजाजों की कॉल्स दी जा चुकी हैं अपोजिशन की तरफ से, लेकिन सो फार हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। क्या अब जो ये 2 कॉल्स दी गई हैं, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक PDM की तरफ से, क्या वो अब मटीरियलाइज होंगी, ये एक जरूरी सवाल है। और तहरीक अदम एतमाद, जो कि बिलावल साहब और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी काफी कोशिश कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे कि नून लीग उसमें उनका भरपूर साथ दे, वहां पर भी जो बात नहीं बन पाई थी, क्या इस किस्म की कोई चीज ऑन द कार्ड्स है या नहीं, ये भी एक जरूरी बात है जिसका हम रुख करेंगे। इत्तलात बता रही हैं और जराए बता रहे हैं कि फरवरी के महीने में और यही इसी प्रेजेंट माह में मरियम नवाज साहिबा भी दोबारा से एक्टिवेट होंगी और वो जो सियासी पंडाल है उसको संभालेंगी। तो ऐसे में नाजरीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, जिनका एक बिल्कुल अलग बयानिया है, उनका क्या रोल होगा, ये भी एक गौर तलब बात है। कल परसों के नाजरीन, इस पूरे एपिसोड के बाद जो कि सेनेट में हुआ और हुकूमत ने बासानी अपना जो बिल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल वो पास कराया, उसके बाद से अलग अलग मौकफ आए हैं। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो क्लीन चिट दी है पीपल्स पार्टी को और उन्होंने कहा है कि इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यूसुफ रज़ी, उनका सच कोई किरदार नहीं था और ये दरअसल दिलावर खान जो ग्रुप है उनकी वजह से ये तमाम तर चीज सामने आई है। वहीं पर दूसरी तरफ हम नाजरीन इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक खासा सख्त तनकीदी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब तो बाकायदा अगर उनका वोट होता तो 43 वोट्स पूरे हो जाते और ये बिल पास हुकूमत ना करा पाती अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से। जहां पर उन्होंने ये बात की, वहां पर फौरी हमने मूसा गिलानी साहब, जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी के, उनकी तरफ से एक इसका रिबटल देखा, जो कि उन्होंने एक ट्वीट की सूरत में दिया और उन्होंने कहा कि वो लोग इस बात पर तबसरा ना करें जो कि काउंसिलर तक का इलेक्शन कभी ना लड़े हों। ये नाजरीन एक जो टग ऑफ वॉर है वो चल रही है इन दोनों जमातों के दरमियान, लेकिन क्या अब कोई चीज मटीरियलाइज अपोजिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये जो एपिसोड हुआ है इसमें कितना रोल या एक कैरेक्टर समझा जा रहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो सेनेट में है जनाब यूसुफ रजा गिलानी। मुनफरिद व्यूज हैं इस पे, उनकी अपनी पार्टी से भी 2 मुनफरिद व्यूज आए हैं, जहां पर एक शहरी रहमान साहिबा ये कह रही हैं कि बिल को बुलडोज किया गया, वहां पर रजा रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो हद हो गई और मज़े का खेज था, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी कहा है कि अपोजिशन लीडर को मौजूद होना चाहिए था इजलास में। तो यानी पार्टी की तरफ से भी मुनफरिद व्यूज आ रहे हैं।
तमाम मामले पर बात रहेगी। और इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमें बजरिया स्काइप आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका सैफुल्लाह साहब, आपके वक्त और आपकी मौजूदगी के लिए। निहाल हाशमी साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप स्टॉलवर्ट हैं जमात के, बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब, आप भी बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद अली हैदर गिलानी मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे भी हैं और मेंबर सूबाई असेंबली। बहुत शुक्रिया आपका अली हैदर गिलानी साहब, आपके भी वक्त के लिए। अगर मैं आप ही से बात का आगाज करूं अली हैदर गिलानी साहब, आप कैसे इस तमाम तर मामले को देखते हैं? क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब का एक खासा तनकीदी ट्वीट था इस तमाम मामले पर, और हुकूमत भी आपको तंजिया मतलब एक थैंक कर रहे थे कि ये तमाम तर चीज मुमकिन हो पाई क्योंकि एब्सेंशिया था ऑपोजिशन लीडर का। जी थैंक यू मोना, थैंक यू हैविंग मी। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जो टाइम था आई हैव टू लीव अराउंड 8:30 or 40। जी जी, तो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन नाउ। बाकी सबको, आपके नाज़रीन को भी सलाम और पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम। देखिए जी, अगर जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स समझता है वो ये बिल्कुल जानता है कि जो बिल है उसको किस तरह बलडोज किया जाता है, और वो बलडोज किया गया सेनेट के इजलास के जो स्टेट बैंक का बिल था। आप जब रात को एजेंडा देते हैं 12 बजे के बाद, और आप एक्सपेक्ट करें कि एक पार्लियामेंटेरियन जो इस्लामाबाद से 7 घंटे की मुसाफत पर रहता है वो सुबह सवेरे 10 बजे हाउस के अंदर मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ कि वो अनफेयर है ऑन द पार्ट ऑफ देम। जहाँ तक ताल्लुक है मुसद्दिक मलिक साहब का, मैंने भी उनका बयान पढ़ा है, उनकी अपनी राय हो सकती है, वो बिल्कुल उनको तनकीद करने का पूरा हक है। हमने ये भी देखा है कि 12 दफा लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो सदन नहीं रहे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी बिल को उन्होंने पास होने दिया। तो बिल्कुल अपोजिशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये बिल बिल्कुल बलडोज किया गया है, और पार्लियामेंट की तमाम रवायात को तोड़ते हुए उन्होंने अपने नंबर चेक किए कि उनके पास नंबर नहीं थे। पहले तो उन्होंने ये चेक किया कि गिलानी साहब इस्लामाबाद में हैं कि नहीं है। जब उनको मालूम था कि रात को 10 या 11 बजे के बाद तो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने रात को ही एजेंडा जारी कर दिया, और सुबह उन्होंने अपने नंबर चेक किए। तब सुबह भी उन्होंने शिकस्त खाई, उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। उन्होंने एक ऑनरेबल मेंबर को बुलाया, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उनसे वोट कास्ट करवाया, फिर भी उनके नंबर पूरे नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने जो हैं संजरानी साहब, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये तो एग्जाम्पल है, प्योर एग्जाम्पल है इसकी बिल को बुलडोज करने की। लेकिन अली साहब एक ये भी बात बताइएगा कि दिलावर खान ग्रुप के ऊपर भी इल्जाम आयद किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, और उन्होंने कहा है कि दरअसल तो उनका कसूर था। इस ग्रुप ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी वोट दिए हैं फॉर द ऑपोजिशन लीडर स्लॉट। आपको क्या लगता है कि क्या उनका कसूर था? क्योंकि दिलावर खान ग्रुप इंक्लूडिंग ही हिमसेल्फ, 2 लोग उस ग्रुप से भी शामिल नहीं थे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उनकी वजह से ये वो प्रेशराइज हो गए और उन्होंने वोट दे दिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गिलानी साहब को उन्होंने वोट दिया, वो एक आजाद ग्रुप है गालिबन 4 मेंबर्स का, सेनेटर्स का, उन्होंने गिलानी साहब को भी वोट दिया था इस बिल के लिए भी। अगर गिलानी साहब ने उनको कन्विंस किया हुआ था पहले कि आपने इस बिल को अपोज करना है, बट जब गिलानी साहब वहाँ मौजूद नहीं थे और उनके पास इन्होंने टाइम गेन किया, उनको आधे घंटे में उनको बुलाया, उनको प्रेशराइज किया और फिर उनसे वो वोट ले लिया। बिल्कुल। तो यानी आप मानते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये ऑल्दो ये कि उन्होंने वोट दिया है गिलानी साहब को, लेकिन फिर भी इस बिल में उनकी वजह से ये तमाम तर मामला हुआ है। वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जी, वो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक आजाद ग्रुप है, तो आप उनको अगर ब्लेम करेंगे तो उसका ब्लेम पीपल्स पार्टी पे तो नहीं आता। राइट, ठीक है। ये निहाल हाशमी साहब, आप पहले इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब भी कई मरतबा इजलास में नहीं होते हैं, और अभी अली साहब ने ये बात की कि उनकी तरफ से ये बात नहीं की जाती है कि वो कोई हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ऑल्दो ये कि पीपल्स पार्टी से मुतअद्दिद दफ़ा हमने इस किस्म के बयानात देखे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब नहीं थे और जब ये बजट वगैरह की तरमीम पास हुई हैं, तब यही बात की जाती थी कि दरअसल तो वो इसको रोकना ही नहीं चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने भी कई मरतबा ये बात की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एक अंग्रेज़ सहाफ़ी ने पूछा, और वहाँ पे एक साहब ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, यू आर ए वेरी
outstanding man, why you are indulged in a dirty business of politics? तो उन्होंने कहा, when dirty people do this, it is a dirty game. But when the noble people do this, the wise people do this, it is a noble game. और उन्होंने उसको नॉबल तरीके से पाकिस्तान बना दिया। तो हमें ये सबक मिलती है कि पॉलिटिक्स में नॉबल होना चाहिए, डर्टी गेम नहीं होना चाहिए। और ये डर्टी गेम इस हुकूमत कर रही है। और आप ना यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में अभी बात करें, ना किसी के बारे में, सबसे पहले बात करें कस्टोडियन ऑफ द हाउस के बारे में। जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, जिसका चेयरमैन है गिलानी साहब, उनका रोल इतना घिनौना और इतना डर्टी था कि जब सुबह अपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, गवर्नमेंट की तादाद कम थी, अपोजिशन वाले बार बार कह रहे थे कि मिस्टर चेयरमैन वेयर इज़ द बिल। उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, गवर्नमेंट बिल लाएगी तो मैं देखूंगा, वरना मैं क्या करूं, गवर्नमेंट को लाना है बिल, मैं देखूंगा। वो अपने आप को शो कर रहे थे कि ही इज नॉट ए गवर्नमेंट मैन। और जब दोनों के वोट्स बराबर हुए तो ही प्रूव दैट ही इज ए गवर्नमेंट्स मैन। तो आप सबसे पहले ये देखें ना कि कौन आदमी बैठा है सेनेट के चेयरमैनशिप पे, किसका आदमी है, कौन है, सिंगल मैन था, चेयरमैन सेनेट बन गया, कैसे बन गया। तो ये किरदार, फिर गवर्नमेंट अगर बहुत अपने आप को खुश हो रही है तो याद रखिएगा सियासत मेरे रसूल ने भी किया था, सियासत अमानत है, सियासत रियाकारी और मक्कारी नहीं है। इस गवर्नमेंट ने रियाकारी की, मक्कारी की। रात 11 बजे आप बिल सम्मन करते हैं, आप कहते हैं कि जी सुबह सेशन है, कई लोग बीमार होते हैं, कई लोग मुल्कों से बाहर होते हैं, आपको वेल इन एडवांस देना चाहिए। तो ये, और एक बात बता दूं, जितने भी ढोल बजा लें, जितने खुश हो जाएं अपनी रियाकारियों पे, अपनी मक्कारियों पे, जब हमारी हुकूमत आएगी हम इसे वन स्ट्रोक ऑफ पेन, हम जिस तरह से 8वीं तरमीम को ख़त्म कर दिए, सारी ब्लैक क्लॉज हम ख़त्म कर देंगे। मैं इस, और हाँ एक चीज़ हम सियासी कारकुनों को फैसला करना है, सियासी जमातों को, क्या दिलावर खान ग्रुप जैसे लोगों को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होना चाहिए? क्या ये लोटाक्रेसी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो लोग सियासत में मुफाद के लिए और तिजारत के लिए लेकिन ताज हैदर साहब ने कुछ रोज पहले हमारे साथ ये फरमाया था, निहाल साहब, उन्होंने कहा था कि दरअसल पीएमएलएन की लीडरशिप का फोन आया था गिलानी साहब को और उन्होंने कहा था कि दिलावर खान का जो तमाम ग्रुप है वो मान गया है पीएमएलएन के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। तो उनका ये कहना था कि वो प्रेजेंट थे जब फोन आया था आपकी लीडरशिप का गिलानी साहब को। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दिलावर खान ग्रुप ने पीएमएलएन के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और गिलानी साहब को दे दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, अगर उन्होंने आपको वोट दिया होता आप कतई ये बात ना करते। दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये जो लोग होते हैं, जब भी हुकूमत को जरूरत होती है तो इनके ही वोट उधर चले जाते हैं। और फिर ये देखिए, ये एक डिजाइन है, एक डिजाइन तरीके में से इसको अपोजिशन को तोड़ने के लिए, हमारी अददी अक्सरियत कम करने के लिए जो लोग पीछे मिस्त्री बैठे हुए ना, ये मिस्त्रियों का काम है, ये मिस्त्री इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जो बराए फरोख्त होते हैं। सही, ठीक है। ये सैफुल्लाह साहब से पूछते हैं। जी सैफुल्लाह साहब, आप बताइएगा, एक तो इस मामले पर भी तबसरा करें, क्या असल मामला हुआ। ऑपोजिशन का अक्सर ये भी व्यू आ रहा है कि ये आपने बिल्कुल वक्त ही नहीं दिया उनको गैदर होने का और इसके ऊपर कोई बात करने का बिल पे। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ऑपोजिशन तो पहले ये कह रहे थे, पीएमएलएन कह रहे थे कि वो जल्द वापस आ रहे हैं। अब आप बताइएगा, पीएमएलएन जो कह रहे हैं, अब उनकी तरफ से ये बयान नहीं आ रहा, लेकिन आपकी तरफ से हुकूमत क्या एफर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? थैंक यू मैडम, आपने इनवाइट किया। मैं पहले तो जो आपने जो टॉपिक लिया है वो है सेनेट में जो बिल का ना, स्टेट बैंक बिल का। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है, मेरे कोलीग हैं निहाल हाशमी साहब, पहले सेनेट में रहे हैं मेंबर, फिर बाद में उसको अपनी पार्टी ने निकाल दिया। उसका तो मुझे अफसोस है बहुत ही कि उसको एक साल ही चलने दिया, उसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। देखिए, सेनेट में वाज़ेह तौर पे एक बिल आया, एजेंडा आया। एजेंडा नॉर्मली शाम को या लेट आवर्स में आ जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। या इनके जो मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स भी नहीं आए, 4-5 मेंबर हमारे भी नहीं थे वहां। इसमें कौन सा इशू है? अगर हमने कोई प्लान किया तो उसके बाद क्या हमारे मेंबर तो होने चाहिए 100%। लेकिन एक्चुअली ये डिपेंड करते हैं। मैं आपको हकायक बताऊं कि आप जाएंगे, अगर मुझे गिलानी साहब के लिए इज्जत है, गिलानी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पीएम रहे हैं और माशाल्लाह उनका बहुत ही अच्छा रोल है वहाँ सेनेट में। जब भी आते हैं शाइस्ता तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये तो नून लीग को होना चाहिए। नून लीग उन पे भी उंगली उठा रही है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया।
देखिए ऐसे कभी भी नहीं होता, ये भी लाजमी नहीं होता कि हर बंदा जो है, हर मेंबर अपनी पार्टी की गाइडलाइन ले। तो गिलानी साहब नहीं आ सके, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप हकाइक पे जाएंगे तो ये दिलावर खान ग्रुप जो है ये एक्चुअली 6 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, ये 4 या 5 पे नहीं है। मेरे जो दोस्त बैठे हैं प्रोग्राम में उनको ये भी पता नहीं कि दिलावर खान के साथ कितने सेनेटर्स हैं। उसके साथ कोदा बाबर है, उसके साथ अहमद खान है, नसीबुल्लाह बाजई है, उसके साथ हिलाल है, उसके साथ अपने हिदायतुल्लाह हैं, छठे हैं दिलावर खान। देखिए वो आजाद हैं अपने डिसीजन करने में, इसमें कौन सी कबाहत है कि अगर वो जब गिलानी साहब को वोट दें और गिलानी साहब वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएं तो फिर सही है, वहां तो नून लीग कुछ भी नहीं कहती। जब वो कोई बिल आ जाए तो अगर वो वोट गवर्नमेंट के साइड पे दें या बिल को देख के हकायक को देखते समझते हुए दें तो इसमें कौन सा हर्ज है, वो कयामत आ जाती है इससे। अगर इनको ऑब्जेक्शन है उन 6 लोगों पे तो उन 6 सेनेटर्स को ये लेना ही नहीं चाहिए था इनको। हमने तो मेहनत नहीं की, दिलावर खान ने तो मेहनत नहीं की कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाने के लिए आपको जो है हमारी सपोर्ट चाहिए, ये खुद गए उनके पास। उन्होंने हकीकत देखी, पीपुल्स पार्टी ने तो नून लीग को देखा ही नहीं। उन्होंने चुपचाप ओवरनाइट, आपको याद होगा कि ओवरनाइट उन्होंने 6 मेंबर्स की सिग्नेचर लेके जब आजम नजीर तारड़ अगली सुबह को गया सेनेट में कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए मेरे पास मेजॉरिटी है एज पर पीडीएम डिसीजन एंड देयर सेनेटर्स, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारे पास तो पहले ये गिलानी साहब आए हैं और गिलानी साहब के नंबर आपसे ज्यादा हैं। तो नून लीग वहां कहां थी? नून लीग का वहां इनकलाबी जो ये किरदार है, जो कहते हैं कि आजकल जो है ना इनकलाब इनके घर से ही निकलता है और सारे इनको इनकलाब सबको याद है 1985 से ये हुकूमत में आए हैं। नहीं सैफुल्लाह साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि नून लीग कहां थी? नून लीग ने तो उसी बुनियादों पे शो कॉज नोटिस दिया था, आपको याद होगा, और फिर अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाना पड़ा पीडीएम को, तो ये वाकया यहीं से तो शुरू हुआ था। देखिए शो पार्टी कुलीग पार्टी को थोड़ी शोकाज देती है, ये तो हल्कापन था नून लीग का कि पीपी को शोकाज नोटिस देने का, ऐसे होता ही नहीं, हर किसी की अपनी मर्जी है। लेकिन जहां तक अभी मैं आ जाऊं, अच्छा बिल जब वहां हुआ, जो ये लोग कहते हैं ना कि बिल के लिए कहा गया डिले की गई, डिले की कोई बात नहीं थी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, वो किसी मीटिंग में बिजी थे, इसी वजह से वो बिल आधा घंटा या 20-25 मिनट बाद में वहां ले हुआ, इसमें कोई भी बात नहीं है। बाकी मेंबर अगर इनको ऑब्जेक्शन है, डॉक्टर जरका हमारी मेंबर वो लाजमी हॉस्पिटल में थी, जी, अगर वो आई वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आई है। ये तो इनके लीडर्स को सोचना चाहिए ना कि इनके सेनेटर्स आउट ऑफ कंट्री क्यों गए, इनके सेनेटर्स बीमार क्यों होते हैं, इनके जो इत्तेहादी हैं वो क्यों नहीं इनको वोट देते हैं। ये इनकी जो है इनएफिशिएंसी है, इनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए, बजाय कि हमारे चेयरमैन सादिक संजरानी साहब पे हिट करने के लिए। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं इस चीज को, आपको याद कराऊं, जब वो संजरानी साहब चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे 2018 में, तो उस वक्त नून लीग कहां थी? सही, उस वक्त तो पीपी और पीटीआई ने वोट दिए थे जिसपे वो चेयरमैन बने थे। नून लीग तो देखिए, नून लीग अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि उसको फेस सेविंग चाहिए, वो पीपी का कांधा इस्तेमाल करनी चाहती है और वो चाहती है कि मैं बंदूक पीपी के कांधे पे चलाऊं, ऐसे नहीं होता कभी भी। बाकी जहां तक आपने सवाल पूछा, ये मुझे इजाजत दीजिएगा सैफुल्लाह साहब, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, इसका फिर आप मुतमईन जवाब दीजिएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव बात कीजिएगा, लेकिन पहले ये वाला राउंड हम जरा कंप्लीट कर लें। अली हैदर गिलानी साहब, तादाद के हवाले से ये बात खासी लेजिटिमेट है जो अभी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने की है कि अगर तादाद की बात होती और अगर ये प्री प्लान्ड होता तो हुकूमत एटलीस्ट अपने नंबर्स तो पूरी करती ना, उस हाउस में जहां पर उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। एमक्यूएम के भी 2 सेनेटर्स नहीं थे, कुछ पीटीआई के अपने सेनेटर्स भी मिसिंग थे, उनके इत्तेहाद से लोग वहां पर मिसिंग थे। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत अगर जो गवर्नमेंट ने जिस तरह बिल पेश किया है, आपको लगता है कि ये नंबर्स इनके पास पहले टैली नहीं थे, सुबह तो इनके पास नंबर्स नहीं थे, फिर इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था, इन्होंने पूरी सेनेटर्स की रैंकिंग की हुई थी, उनको देख रहे थे कि कौन इधर है, और फिर प्रॉपर प्लान तरीके से, एक मलिशियस तरीके से इन्होंने बिल पास किया। लेकिन सवाल हमारा दो साहब से और हुकूमत से एक और भी है कि इम्पोर्टेंट है कि आपने स्टेट बैंक पाकिस्तान को गिरवी रखने का बिल सेनेट में पास हुआ, फिर सेनेट में पास करवा के क्या आपने अपने कॉन्शियस को वोट दिया है? क्या पाकिस्तान की आवाम को के एक ऐसे इदारे को जो कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, वो आपने हाथ में दे दिया IMF के? ये सवाल
हमारा बनता है इस हुकूमत से और इन फाजिल सेनेटर साहब से कि ये बताएं कि क्या इन्होंने जब वोट दिया था तो इनके ज़मीर ने मलामत नहीं की इनको कि ये एक पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी एक फॉरेन कंट्री के हवाले चाहते हैं? क्या हमारा जो हमारे मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो चेंज नहीं हो सकती? लेकिन अली साहब एक बात जरा कमेंट कर दें। वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑनरेबल सेनेटर कि आपने मुल्क को गिरवी रख दी, आपका कॉन्शियस ज़मीर मलामत नहीं कर रहा आपको? वो देखें अली साहब, वो तो उनका पर्सपेक्टिव तो है ही नहीं ना, ये वो तो ये कह ही नहीं रहे कि गिरवी रखा है, वो तो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक का बिल जो है वो जरूरत वक्त था। ये आपका मौकफ है कि गिरवी रखा है, तो दरअसल आपको रोकना था इसको। जरूरत वक्त भी था, ये जरूरत IMF था। ये बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जो ये गिरवी रखने वाली बात है वो तो एक्चुअली आपका मौकफ है ना, आई मीन ऑपोजिशन का मौकफ है। टेक्निकलिटीज पे मेरे साथ डिबेट कर लें मोना, मेरे साथ डिबेट करवा दें। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो पावर भी नहीं दे रहे मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने की। ये तो बहुत डिबेटेबल मामला है। तो सही प्रोग्राम रखें। मैं आपको बताता हूँ कि इस बिल के अंदर कौन कौन सी शिक है। हमारा स्टेट बैंक इज क्रोनी टू IMF। यही बात है एक्चुअली अली साहब के आपको फिर रोकना चाहिए था कि अगर आपका ये मौकफ है और अगर आप इसको इतना डैमेजिंग समझ रहे हैं सॉवरेनिटी के लिए। एक आपसे ये अर्ज है, आपने अब फैसला किया है, ये रिपोर्ट्स हैं कि पीपल्स पार्टी चैलेंज करेगी इस कानून साजी को। क्या ये आपकी जमात से भी फेस सेविंग नहीं हो रही? क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेटिवली कोई चीज अगर पार्लियामेंट ने पास कर दी है तो आप उसको कैसे चैलेंज कर पाएंगे? कोर्ट उसमें आई एम श्योर कि कुछ कर नहीं पाएगा जो चीज पार्लियामेंट ने पास कर दी है। वो ना पहले भी प्रेसिडेंट हैं, जब आप किसी मुल्क के खिलाफ ऐसा इक़दाम हो जाए या कानून ऐसा बन जाए जिससे अवाम के बेसिक राइट और अवाम की जो हुक्मरानी है वो चैलेंज हो रही है, तो वो कोर्ट पर आराम से स्ट्राइक डाउन कर देगा। ये कोई फेस सेविंग की बात नहीं है। गिलानी साहब हारे, जीते इलेक्शन, इन्होंने एक वोट से हरा दिया, हमने वो भी चैलेंज किया हुआ है। जी वो भी आपने किया हुआ है और आई एम श्योर उसके बारे में भी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट का फैसला है। वो तो कोर्ट शुड विल डिसाइड ना, यू आर नॉट टू डिसाइड व्हाट कोर्ट कैन से, यू नो। नहीं आई एम टॉकिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ना, कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगी, यू और मी ऑन द टीवी प्रोग्राम। तो आपको लगता है कि इसमें कोर्ट अभी भी कुछ कर पाएंगे? ये आपकी तरफ से फेस सेविंग नहीं है? ये जो स्टेट बैंक का बिल है ये कोर्ट भी टर्न डाउन कर सकती है, आपका अभी भी ये ख्याल है? बिल्कुल। और इनके साथ साथ और भी ऐसे बिल्स हैं जो हमने कमिट किए हुए हैं अवाम के साथ कि जब हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला हम उनको वापस इस कानून डील करेंगे, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक वाली बात जो निहाल हाशमी साहब ने की है। मैं भी एग्री करूंगा। हम सब जब इंशाअल्लाह ताला ये जब ये हुकूमत जाएगी और अगली हुकूमत आएगी, हम सब मेहनत करेंगे इस बिल को वापस डील करने। राइट ये आपने खासी इंटरेस्टिंग बात की है कि जब ये जाएगी और अगली आएगी तो यानी कि टेन्योर आप शायद पूरा करें, और अभी तक तहरीक वगैरह कोई चीज इस तरह की है या नहीं है ये देखने वाली बात है। ये खुद ही जाएंगे ना, टर्म पूरा करेंगे एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक अपने ऑप्शन पहले भी इस्तेमाल किए, आगे भी करेंगे। सही है, हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक तरीके से। निहाल साहब से पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक ऑप्शंस आप लोग कितने बतौर जॉइंट ऑपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। निहाल साहब आप एक काबिल वकील भी हैं, तो आप बताइएगा कि लेजिस्लेटिवली जो चीज पार्लियामेंट ने पास कर दी हो, क्या उसको हम लोग कोर्ट ले जाकर चैलेंज कर सकते हैं? कोर्ट की उसमें क्या हिकमत हो सकती है? जैसे अभी अली साहब ने कहा कि उन्होंने वादा किया हुआ है अवाम से कि काफी चीजें वो लोग रिवर्स करेंगे जब वो लोग आएंगे गवर्नमेंट में। ये तो वो कर सकते हैं, पार्लियामानी सतह पर तो वो 100 बिस्मिल्लाह कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं, कुछ भी नया ला सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? देखिए मुना, आपकी जो साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कोई चेंज नहीं कर सकता। नंबर 1, ये जो 1 to 40 है आर्टिकल्स, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। कल को कोई मेजोरिटी से आके कहे कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक से चेंज करके कुछ और रख दे, दैट कैन नॉट बी चेंज। एक कोर्ट ने ये बाइंडिंग है। दूसरा, कोई भी मैटर जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और फंडामेंटल राइट या बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ है, उसमें इन्वोक हो जाता है आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184(3). और जब ये आर्टिकल 184(3) और 199 इन्वोक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन में आता है, तो इसमें यकीनन एक आम पाकिस्तानी ये महसूस कर सकता है कि उसको he has been deprived from his financial independence by passing this order for this law for State Bank of Pakistan। तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट इसमें जुरिसडिक्शन अपना ले सकती है। ये बात नहीं है।
माजी में कोर्ट ने बहुत सारे कवानीन में अपने जुरिसडिक्शन लिए और इसको चैलेंज, मगर हम उससे भी एक कदम आगे जाके कहते हैं कि 8वीं तरमीम को जिस तरह से हमने ख़त्म किया उस तरह से बाकी तरामीम को भी हम बाकी जो लॉज हैं, बिल्स हैं, एक्ट हैं, इनको ख़त्म करेंगे। सैफ भाई को मैं बता दूं, 1 साल नहीं 3 साल तक मैंने सेनेट में खिदमत की है। आप दूसरी जो बात करी थी, देखिए कानून साजी उसको कहते हैं जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होना चाहिए। ये जो लोग कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, तो कुछ सोशल मीडिया में अभी क्लिप चल रही है कि भाई इतने ज्यादा झंझट से तो बेहतर था एक आदमी खुदकशी कर लेता तो पाकिस्तान को ये कानून साजी के लिए और स्टेट बैंक को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी किसी मुल्क की सलामती दांव पे लगती है तो सबसे पहले उसकी मईशत को दांव पे लगाया जाता है, उसकी तजारत को दांव पे लगाया जाता है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दांव पे लगाया जाता है, बाकी चीजें बहुत आखिर में आती है। आज पाकिस्तान की सलामती जो है वो दांव पे लगा दी इस हुकूमत ने बाई प्रोवाइडिंग ऑल द राइट्स टू IMF, वर्ल्ड बैंक और अच्छा निहाल साहब, एक बात पे और कमेंट कर दीजिएगा, ये लीडरशिप के हवाले से क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्योंकि आपकी जमात तो इस बयान से पीछे हट गए, और मुतबादिल लीडरशिप की क्या तलाश है? आपकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है या आपकी शरीफ फैमिली के अलावा जो लीडरशिप है, क्या वो समझते हैं कि मुतबादिल लीडरशिप आ जाए? ऐसी कोई मुलाकात वगैरह की है उन्होंने? जी देखिए, एक तो जो गवर्नमेंट के अंदर एक बगावत हो चुकी है PI में, जिसमें नूर आलम खान है, असलम खटक है और बहुत सारे लोग हैं, उसको ये ओवरशेडो करने के लिए बात करें। यस, मुतबादिल की तलाश है और हमें मिल भी गया। वो मुतबादिल मोहम्मद नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा है, शाहिद खाकान है, एहसन इकबाल है। मुतबादिल है ना, आपकी लीडरशिप का तो मुतबादिल नहीं है। आपकी तो लीडरशिप यही है जिनके आप नाम ले रहे हैं। इनके अलावा क्या आपकी जमात की लीडरशिप कोई नए मुतबादिल ढूंढ रही है? ये एक और आपको वाकया बता दूं, एक खातून थी कुलसम नवाज, वो हॉस्पिटल में बिस्तर मर्ग पे थी, तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आके सीधा जेल गए थे। तो जब उनको आना होगा, पार्टी बेहतर समझेगी, उनके डॉक्टर्स उनको बेहतर बताएंगे, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। किसी के लाने ना ये रोक सके जाने से, ना रोक सकेंगे आने से। उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ही इज द ओनली सोल लीडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द ओनली स्टेट्समैन ऑफ पाकिस्तान। बाकी तो ये बेचारे खिलाड़ी और यू टर्न और दिस दैट, और वो कहते हैं खतरनाक हो जाएंगे, रोड पे आएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है कि जब आदमी कोई चीज खतरनाक होती है, रोड पे आ जाती है, तो क्या होता है। सही। अच्छा, ये सैफुल्लाह साहब से जरा पूछते हैं। जी सैफुल्लाह साहब, आप भी इस वापसी के ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहे थे? क्योंकि PMLN तो आप नहीं बता रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे। आप उनके किसी भी बंदे से पूछें, वो यही रिप्रेजेंटेटिव उनके कहते हैं कि जब उनको ठीक लगेगा वापस आएंगे। हुकूमत क्या कर रही है वापसी के लिए? और ये जो लेजिस्लेशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल, इस पे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपने देखा है तमाम तरह अपोजिशन इसके ऊपर ये व्यू रख रहे हैं कि गोया जैसे सॉवरेंटी को आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। देखिए जी, बिल तो किसी से ढका छुपा है नहीं। उस पे जैसे आपको गिलानी साहब ने कहा है ना कि अलग एक प्रोग्राम निश्चित हो, तो बिल्कुल ये सब लोग आ जाएं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं ओपनली। बाकी जहां तक गिलानी साहब ने ये बात की ना कि मैं तो इनके वाले साहब की इज्जत करता हूँ, वो हमारे कुलीग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अच्छा, वो मुझे याद दिला रहे हैं कि बिल पे साइन करने के लिए, वोट देने के लिए ज़मीर ने मलामत नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप लोगों को पैसे देके वोट ले रहे इलेक्शन में, तो आपके ज़मीर ने मलामत नहीं की आपको? जब गिलानी साहब ने, जब PP फंक्शन जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग ने डिसाइड किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का उम्मीदवार गिलानी साहब होगा, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार गिलानी साहब होगा, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम का होगा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नून लीग से होगा आजम नजीर तारा। तब इनका जमीर कहाँ? इनके जमीर ने इनको मलामत नहीं की कि नून लीग इनके साथ खड़ी रही। उन्होंने चेयरमैन के लिए भी वोट दिया, डिप्टी चेयरमैन के लिए भी वोट दिया। जब उनकी बारी आई तो गिलानी साहब खुद 6 मेंबर जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया, जिसपे वो सेनेट के चेयरमैन इलेक्टेड हुए, तो उसी के वोट वो 6 लेके, जिसको दिलावर खान ग्रुप कहा गया, अपोजिशन लीडर बन गए। तो वहां कहाँ था इनका जमीर? मैं तो अपने गिलानी साहब से पूछना चाहता हूं कि वहां भी कहीं कोई जमीर नाम की कोई चीज थी? उसने कभी कोई मलामत की? अभी मैं आता हूं नवाज शरीफ साहब के आने पे। देखें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब यहां से वो गए थे तो बड़े मजबूर होके गए। आपने देखा वो चल नहीं पा रहे थे, सीढ़ियों से नहीं चढ़, मतलब उनसे सफर नहीं हो रहा था। जब वो ऊपर गए, फ्लाइट की जो लैंडिंग होती है, वहां जब खड़े थे तो वहां थोड़े हचाश पचाश हुए, लेकिन जैसे वो जहाज में बैठे तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए।
जो प्लेटिलेट्स उसके 25,000 पे आ गए थे वो वहां मेरे ख्याल में कोई 4-5 लाख हो गए। अभी तक इतना टाइम हो गया है, प्लेटिलेट्स उसके बन नहीं पा रहे। ये गए थे 2 महीने के लिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे नेशनल असेंबली में है, मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो अदालत में आके जो है वो जमानत दी है कि मैं इनको 2 महीने में वापस लाऊंगा। तो क्यों नहीं उनको लाते? मुझे तो समझ नहीं आती कि जो जनरल ज़िया हक की जो पैदावार है वो इनकलाबी कब से बना? नवाज शरीफ कब से इनकलाबी लीडर बन गया है कि ये इसको इतना उछालते हैं? ये भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, माइक गिरा देते हैं कि हम भुट्टो बनेंगे। भुट्टो साहब अजीम लीडर था, वो एशिया का क्या दुनिया का बड़ा लीडर था। माइक गिराने से, ज्यादा बातें करने से ऐसे नहीं होता। भुट्टो साहब ने तो फांसी पे चढ़ना कबूल किया लेकिन वो झुका नहीं। नवाज शरीफ 2 महीने भी जेल में नहीं रहा, नवाज शरीफ भाग गया। ये कब से लीडर बने इनकलाबी इतने? इनको तो पहले जनरल ज़िया हक के पास पूरी दुनिया को जाना चाहिए, फैसल मस्जिद में जाना चाहिए, उनको वहां थैंकफुल होना चाहिए जनरल ज़िया हक का। उनको सल्यूट करने चाहिए कि आपकी पैदावार है नवाज शरीफ। इनको ये कभी भी इनकलाबी नहीं बन सकता। आ जाए ना वापस, क्यों नहीं आता? हम तो उसका वेट कर रहे हैं। वही आपकी बात कर रही हूँ सैफुल्लाह साहब के हुकूमत क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि तमाम तर जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो तो हुकूमत ने एट दैट पॉइंट इन टाइम एंडोर्स की थी, जो भी उनके प्लेटलेट्स वगैरह के हवाले से थी। खैर नाज़रीन, इस निशिस्त में, इस सेगमेंट में रादर वक्त इतना ही था, फिर दोबारा लौटेंगे अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू टू सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, निहाल हाशमी और सैयद अली हैदर गिलानी जिन्होंने हमारा साथ दिया। टेक अ ब्रेक, वील बी बैक। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। हर एक मौका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूत वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हुए फौजदारी निज़ाम में बड़े इस्लाहात करने का हुकूमत ने फैसला किया है, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है इन तमाम अहवाल से। लेकिन अगर चीदा मैं बता पाऊँ तो FIR की डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बुनियादों पर शवाहिद का इकट्ठा होना, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे खुद भी कहा है कि बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस इसमें जो भी है या जो भी निज़ाम है उसको अडेप्ट करके या उसको रेप्लिकेट करके ये जो फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात हैं वो की जाए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास इसमें प्रोविजंस रखी गई हैं, और साथ साथ ये कि जो खवातीन से मुंसलिक जो जराइम हैं उनमें ज़्यादा आसानी हो और उनकी जरा वगैरह का प्रोसीजर आसान हो। साथ साथ खवातीन के एतबार से जो
प्राइवेसी वगैरह के एलिमेंट्स हैं उनका भी उसी तरह से ख्याल रखा जाए और एहतमाम किया जाए। इन चीज़ों को भी यकीनी बनाया गया है। ऑन द अदर हैंड नाजरीन, अदलिया या जुडिशरी भी अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ऑन बोर्ड नहीं थे, क्योंकि जाहिर है नाजरीन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अदालत ने करनी है और हमारे इसी जुडिशरी सिस्टम ने करनी है। वो कितने ऑन बोर्ड थे इन तमाम तर प्रोसेस में जो कि अभी उनकी तरफ से रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि नॉनदलेस उनका फुली ऑन बोर्ड होना इस वक्त ज़रूरत वक्त है इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए। तमाम मामले पर नाजरीन बात करने के लिए बैरिस्टर साद रसूल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट में। माहिर कानून हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साद रसूल आपके वक्त के लिए। बताइएगा, हाउ डू यू सी दिस? एक तो अभी तक आप कैसे देखते हैं जो तरामीम या जो भी इस्लाहात इसमें हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, और साथ साथ जुडिशरी का जो ये एतराज़ है ये आप क्या समझते हैं, कितना लेजिटिमेट है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि इसके अंदर तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई दो राय नहीं किसी की भी, ना जुडिशरी के अंदर, ना बार के अंदर, ना सियासत के अंदर, और सियासत में भी मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर किसी की भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है यानी जो हमारा फौजदारी सिस्टम है कानून का, उसके अंदर रिफॉर्म करने की, उसमें बेहतरी लाने की, उसमें मजीद तरामीम करने की बहुत अशद जरूरत है। और ये इस बात से ही वाज़ेह है कि हमारा जो फौजदारी ज़ाब्ता इखलाक है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, वो 1898 का लिखा हुआ है। उसमें कुछ तरामीम जरूर हुई लेकिन 1898 का लिखा हुआ है। और जो हमारी फौजदारी की मेन दफात, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, वो 1860 की लिखी हुई है, उसका मेन मुसव्वदा, जिसमें बाद में कुछ तरामीम की गई। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती किसी की भी, और ना ही है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, साइलिन की उसके अंदर के उनके लिए आसानी पैदा करने की जरूरत है। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, खास तौर पे जो टेररिज्म के केसेस थे उसके अंदर और दीगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट्स भी मौजूद है। कुछ तरामीम इस तरह की करनी जरूरी है कि जो मॉडर्न तरीके हैं एविडेंस के, जो शहादत देने के मॉडर्न तरीके हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस, कैमराज, मोबाइल फुटेजेस, दीगर इस तरह की जो चीजें हैं, उनको और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के जो सिस्टम्स हैं, उनको किसी तरीके से एडमिसिबल एविडेंस बनाना चाहिए, यानी कि उनकी बेसिस के ऊपर अदालतों के अंदर फैसले होने चाहिए। इससे पहले कानून के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एविडेंस की रिक्वायरमेंट्स बड़ी लूज थी और उनको कभी अप्लाई किया जाता था, कभी नहीं अप्लाई किया जाता था। तो एक जो बेसिक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी, जिसके ऊपर तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स राजी हैं, वो ये है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं और जो मॉडर्न तरीके हैं एविडेंस को कलेक्ट करने के, उनकी बेसिस के ऊपर आने वाले वक्त में फौजदारी केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर कन्विक्शंस हो सके। साथ ही साथ हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 25 सब क्लॉज 3 आर्टिकल 25(3) के अंदर खास तौर पे इस बात की इजाजत है कि आप खवातीन और बच्चों के तहफ्फुज के लिए स्पेशल प्रोविजन कानून के अंदर अडॉप्ट की जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी अडॉप्ट की जाएं। इस पर्सपेक्टिव से बहुत अरसे से ये बात बार के अंदर भी चल रही थी, जुडिशरी में भी चल रही थी कि हमें इस तरह की स्पेशल चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए जो पिछले 10-15 साल के अंदर, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के आने के बाद से, जो खवातीन की प्राइवेसी के रिलेटेड चीजें हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का है उसके अंदर कवर हुई हैं, लेकिन कुछ को फौजदारी कवानीन के अंदर मजीद भी कवर करना चाहिए। तो उसके मुताबिक कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। अब जब भी इस तरह की ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट्स होंगी कानून में, तो नेचुरली उसके अंदर कंसेंसस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ्फुजात होंगे, कुछ बार के तहफ्फुजात होंगे, कुछ जुडिशल आर्म के तहफ्फुजात होंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बात ये बताइएगा कि जो तहफ्फुजात आ रहे हैं वो खासे इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर ये रद्द अमल दिया है, जैसे मैं अर्ज कर रही थी कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वहां दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसव्वदा भेजा है तमाम एसोसिएशंस में, बार्स में, हर जगह ये सर्कुलेट हुआ है, लेकिन उस पर खामोशी रखी गई। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस एज अ लॉयर?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर तो जो उनका रिसेंटली कुछ कॉन्डक्ट है मुख्तलिफ चीजों के अंदर, कुछ जुडिशियल एलिवेशन के ऊपर आपने देखा जो उनका कॉन्डक्ट था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की एलिवेशन के ऊपर, जो दीगर इस तरह की चीजों पे है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो बज़ाहिरन लगती ये है कि वो एक सियासी मकासद थोड़े से अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हासिल करिए। हमारी बार के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ इंटरफेरेंस भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप्स भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बज़ाहिरन रीसेंट अपने एक्शंस के अंदर तो सियासी कार्रवाई थोड़ी सी ज्यादा लग रही है और कानूनी बात वो कुछ कम करते नजर आ रहे हैं, बसद एहतराम। बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान का यह ख्याल है कि इस मुसवदे में उनकी मुशावरत नहीं की गई है, लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि वाकई उनसे मुशावरत ना की गई हो, लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको मुसवदा भेजा भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये बताए कि इस कानून के अंदर उनको किस चीज से इख्तलाफ है, जिस चीज से इख्तलाफ है उनका ऑल्टरनेटिव क्या है। क्या एक डिफरेंट मुसव्विदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तैयार करना चाहती है कि जिसके थ्रू मॉडर्नाइजेशन भी आए कानून में, वुमेन्स प्रोटेक्शन भी हो, कानून को जदीद तर्ज के ऊपर चलाया भी जाए, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहना चाहती है कि मेरे से पूछा नहीं गया इस वजह से मैं इसके खिलाफ हूं। क्या मेरिट्स के ऊपर कोई आर्गुमेंट है उनका कि ये मॉडर्न डिवाइसेस नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, या सिर्फ क्योंकि उनकी दस्ते शफकत के अंदर ये कानून नहीं बना या लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद बना लिया या उनसे उस तरह की मुशावरत नहीं की गई जिस तरह की उनको चाहिए थी, सिर्फ इस वजह से अपोज कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता साद रसूल साहब के नॉनदलेस जो भी ऑपोजिशन वो कर रहे हैं, अगर वो इन प्लेस इसी तरह से रहते हैं और उनको एंगेज नहीं किया जाता तो इसकी इंप्लीमेंटेशन पे खासा बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा? देखिए, वो करके अब यहां से ऑनवर्ड्स हो क्या सकता है। लेट्स इमेजिन कि ये कानून साजी हो जाए, कंप्लीट हो जाए और इसके अंदर कोई ग्लिच ना आए, तो कानून जब एक दफा बन जाएगा तो सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कानून के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बतौर वकील ये नहीं कह सकता कि मेरे से क्योंकि इसमें मुशावरत नहीं की गई इस वजह से मैं कानून को अप्लाई नहीं करूंगा। हाँ, वो कर क्या सकते हैं कि अगर उनको किसी चीज से खास तौर पर खलिश है तो उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी शख्स कानून को चैलेंज कर सकता है ये कह के कि इस कानून की कुछ शिकें या कुछ मंतक जो है वो आइन के खिलाफ है। वो मुशावरत हो या ना हो, वो चैलेंज का रास्ता उनके लिए आज भी, पहले भी ओपन था, आज भी ओपन है। लेकिन कानून साजी अगर हो जाए और पार्लियामेंट से पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या किसी भी बार एसोसिएशन, किसी भी वकील की के पास ये इजाजत नहीं है आइन के अंदर कि वो कहे कि मुझे क्योंकि मेरे से मुशावरत नहीं की गई या मैं इस कानून से एग्री नहीं करता इसलिए मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। हजारों कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इसकी मंतक समझने से मैं नाला हूं, लेकिन फिर भी कानून जब एक दफा लिख दिया जाए और पार्लियामेंट पास कर दे तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई ऑप्शनैलिटी नहीं होगी। राइट, अदर देन दिस के उसको चैलेंज किया जाए। ये इसी कंटिन्यूटी में अगर हम एक और बात कर लें बैरिस्टर साहब के, इसके अलावा भी आपको पता है ये जो एसेट्स के डिक्लेरेशन के मामलात हैं, वेल्थ एक्सप्लेन करने के मामलात हैं, इसके ऊपर भी हमें बिल्कुल दो ऑपोजिट एंड्स पर नजर आते हैं। हुकूमत का इस पे एक व्यू है और ये एक फैसले के तहत उसके बाद से ये तमाम तर चीजें इस तरह से डेवलप हो रही हैं कि जजेस या उनकी फैमिलीज को एसेट डिक्लेयर करना उनके लिए ये चीज नहीं है, उनके लिए ये लाजमी नहीं है। जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, इलेक्टेड लोग, उनके लिए ये है। हाउ डू यू सी दिस? ये मामला आपको क्या लगता है कहां जाकर रुकेगा? देखिए, मैं एक सबसे पहले तो गुजारिश करता चलूं कि जब 2017 का कानून इलेक्शन एक्ट का जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर पास किया गया था, जब वो कानून बनाया गया तो उसमें से असासा डिक्लेयर करने के कॉलम्स पार्लियामान ने अपने मेंबरान के भी खत्म कर दिए और कहा कि हम भी आज से एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने ही वो केस एक्चुअली फाइल किया जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये असासा डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पार्लियामान के मेंबरान का तो ये ख्याल था कि उनको भी असासा डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। हर शख्स का ये दिल होता है कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर ना करे, मनी ट्रेल ना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले की आपने बात की, वो फैसला ये नहीं कहता कि जज साहिबान को कवानीन अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे। उनका कहना ये है, उनकी दो बातें कही हैं। एक ये कि जो फैमिली के मेंबरान इंडिपेंडेंट ऑफ द जज हैं वो अपने एसेट्स अलहदा डिक्लेयर करेंगे और उनका इंपैक्ट जज के ऊपर नहीं आएगा। इस बात से डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की अकाउंटेबिलिटी करने का आइन के अंदर सिर्फ एक तरीका है, वो है आर्टिकल 209।
सही, राइट। जिसको कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहा जाता है। ये दीगर तरीकों से जिनका कानून में एसेट रिकवरी यूनिट हो या दीगर चीजें हो, जिनका कानून में सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इतराक नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को उस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि आर्टिकल 209 के नीचे बनी हुई है, उसकी डायरेक्शन हो तो तमाम कार्रवाई हो सकती है, हुकूमत आज खुद नहीं कर सकती। इस भी फैसले से लोगों की डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस फैसले ने ये नहीं कहा कि जज साहिबान की अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती या उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। बात यह है कि तो फिर बैरिस्टर साहब इसका इंप्रेशन बाय एंड लार्ज ये क्यों दिया जा रहा है लास्ट मिनट? हमारी जी पॉलिटी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इंप्रेशंस क्रिएट करना बड़ा आसान है, जिसका हकीकत से बड़ा तकरीबन कोई ताल्लुक नहीं होता। कभी कभी मेरी इस्तदा ये होगी सब आपके सुनने वालों से कि मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे फैसला पड़ा हुआ है, उस फैसले को एक नजर पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर अगर इंप्रेशन क्रिएट हो तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब होगा। फेयर इनफ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ नाजरीन इस सेगमेंट और फौजदारी निजाम इस्लाहात जो रिजर्वेशंस आ रही हैं तमाम तर मामले पर हमने उनसे बात की। देखने का शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।